डियर स्टूडेंट, 71 बीपीएससी प्रीलिम्स में जो हमने इंडियन पॉलिटी का जो सीरीज चालू किया है, इसका ये छठा सीरीज है। जो आज ये 6 सीरीज देख रहे हैं, उम्मीद करेंगे कि वो पहला 5 देख लें। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आता हूँ इस सीरीज में। ये सारे क्वेश्चंस जो शायद किसी एग्ज़ाम में अभी तक नहीं आए हैं या किसी एग्ज़ाम में आए हुए भी हैं। और मैंने इस सीरीज़ का नाम ही रखा है क्या, इससे बाहर असंभव। एक मैंने करेंट अफेयर की भी एक सीरीज़ चालू की हुई है, तो आप क्या करें, उसको भी देखते रहें। और आने वाले समय में और भी कई सारी चीज़ें जो आपको मिलेंगी, वो वीडियो पोस्ट मिलते रहेंगे। साथ ही मैंने कहा था कि जिस दिन 5000 व्यूज़ मेरे हर वीडियो पे आने शुरू हो जाएंगे, मैं लाइव क्लास लूँगा, वो भी फ्री, वो भी 150 मार्क्स के। शायद इतने व्यूज़ नहीं जा पा रहे हैं, शायद क्या दिक्कत आ रही है मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, या मैं ट्रेंडिंग टीचर नहीं हूँ या नया नया हूँ। लेकिन जितने भी ट्रेंडिंग टीचर रहे होंगे, उनसे तो लाख गुना बेहतर मैं हूँ, क्योंकि मैंने कई बार खुद ही यूपीएससी का इंटरव्यू दिया, मल्टीपल टाइम्स दिए, खुद आईआईटी दिल्ली से पढ़ा। तो और एक बेस्ट कंटेंट की तरफ मैं आता हूँ हमेशा, और एक कंटेंट बनाने में मुझे ठीक ठाक समय लग जाते हैं हमारी टीम को। तो ठीक है, आपकी इच्छा। बाकी जब तक 5000 व्यूज मेरे पास नहीं पहुँचेंगे, मैं लाइव क्लासेस नहीं लूँगा, ठीक है। तो आज इसका जो है पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, किस अनुच्छेद को कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहा जाता है जिससे नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं, ठीक ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहा गया किसको, अनुच्छेद 32 को, ठीक है ना। आप हाई कोर्ट इसी आर्टिकल से जाते हैं, सॉरी सुप्रीम कोर्ट इसी आर्टिकल से जाते हैं, और हाई कोर्ट किससे जाते हैं बाबू, 226 से, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन को न्यायिक समीक्षा के अधीन क्यों माना गया है। देखिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या होता है कि आपने अभी तक कोई क्राइम नहीं किए हैं, लेकिन क्राइम करने की पूरी संभावना है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, निवारक निरोध। क्या बोलते हैं इसको, निवारक निरोध। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कि क्या है, हर चुनाव में बम फेंकने का आदत है, तो 3-4 बार के चुनाव में बम फेंका, उसके बाद फिर कभी बम नहीं फेंकता, पुलिस अरेस्ट करती है, फिर बिल लेके आ जाता है। तो पुलिस को पता है इस व्यक्ति का काम क्या है कि हर चुनाव में बम फेंकना, ठीक है ना। तो जैसे इस बार का चुनाव होगा, पुलिस क्या करे, उस व्यक्ति को पहले उठा के अरेस्ट कर लेगी, ठीक है ना। उसको कितने दिन के लिए रखा जाता है, मैक्सिमम 90 दिन तक, ठीक ना। उसमें वो अपील भी नहीं कर सकता, वकील से मिल सकता है लेकिन आंशिक रूप से, ठीक है ना। तो इसलिए इसको न्यायिक समीक्षा के दायरे के अंदर लाया गया है, क्योंकि यह मनमाना हो सकता है, यह आर्बिट्रेरी हो सकता है, ठीक है। क्यू वारंटो का उपयोग किस परिस्थिति में किया जाता है। देखिए, क्यू वारंटो क्या है, तो क्यू वारंटो का मतलब है कि आप किस हैसियत से इस पद पर बने हुए हैं, ठीक है। आप किस हैसियत से इस पद पर बने हुए हैं, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होगी तो आर्टिकल 32 से, हाई कोर्ट होगी तो आर्टिकल 226 से। तो किस हैसियत से क्या मतलब है, किसको भेजा जाएगा, ये सरकारी पदाधिकारी को, किसको भेजा जाएगा, सरकारी पदाधिकारी को, ठीक है। तो सरकारी पद पर अवैध रूप से काबिज व्यक्ति के खिलाफ क्या आता है बाबू, क्यू वारंटो आता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग और आप लोग चूंकि बिहार पीएससी की तैयारी करते हैं, तो क्यू वारंटो बिहार में कब लागू किया गया, कब सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया। तो एक बहुत ही फेमस केस था, क्या, एक था जमालपुर, ये आप याद रखिएगा, केस क्या था, जमालपुर आर्य समाज वर्सेस भागलपुर विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर थे डॉक्टर डी राम, ठीक ना। तो आर्य समाज क्या है, एक सोशियो रिलीजियस एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक ना। तो डॉक्टर डी राम पे क्या आरोप लगा था, तो डॉक्टर डी राम पे ये आरोप लगा था कि उन्होंने, कि राज्यपाल ने क्या किया, जो बिहार यूनिवर्सिटी एक्ट 1951 था, उसको ताक पे रख करके क्या किया गया, इसकी नियुक्ति कर दी गई थी, ठीक ना। तो डॉक्टर डी राम ने क्या कहा कि मैं चूंकि ब्राह्मण जाति से आता हूँ, इसलिए
क्या है, आर्य समाज वालों ने मुझ पर क्या किया, एक झूठा केस दिया। अब क्या है नियुक्ति का प्रावधान, इसको समझ लेते हैं। देखिए, कोई भी वीसी तभी नियुक्त हो सकते हैं कि जब सीनेट के 3 व्यक्ति कम से कम रिकमेंडेशंस करें राज्यपाल को, ठीक है। लेकिन इस वाले केस में क्या हुआ था कि सीनेट ने बिना रिकमेंडेशन किए राज्यपाल ने डॉक्टर डी राम को भागलपुर विश्वविद्यालय का वीसी नियुक्त कर दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को बहुत अच्छे से सुना और कहा कि सीनेट के जो 3 व्यक्ति हैं उनका रिकमेंडेशन मैंडेटरी है, डायरेक्टरी नहीं, मतलब वो करेंगे ही करेंगे। उनके बिना मर्जी के राज्यपाल किसी वीसी को नियुक्त नहीं कर सकते, ठीक ना। और उन्होंने क्या किया, डॉक्टर डी राम को जो वीसी के पद पर बैठे हुए थे उनको क्या किया, उनकी नियुक्ति को अवैध घोषित कर दिया, ठीक ना। इससे पहले उन्होंने क्यू वारंट इशू किया था डॉक्टर डी राम को और उनसे पूछा था कि आप किस हैसियत से इस पद पे बने हुए हैं, ठीक है। तो बिहार का एक ये बहुत ही फेमस मामला था, जमालपुर आर्य समाज वर्सेस डॉक्टर डी राम, जो क्या थे, आपके वीसी थे भागलपुर विश्वविद्यालय के, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में किस केस में कहा कि फंडामेंटल राइट को डायरेक्टिव प्रिंसिपल के साथ सामंजस्य में पढ़ा जाना चाहिए, ठीक है। ये किस केस में आया था बाबू, मिनर्वा व्हील वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत केवल मौलिक अधिकार की रक्षा करता है, न कि अन्य संवैधानिक अधिकार की? वो कौन सा अनुच्छेद का यूज करता है बाबू, अनुच्छेद 32 का, ठीक। अनुच्छेद 24 की सुरक्षा किस श्रेणी के कार्यों के लिए आती है? तो देखिए, अनुच्छेद 23 और 24 क्या है बाबू, कैसा अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। और अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि 6 से लेकर के 14 साल के बच्चे को किसी जोखिम वाले स्थान पर काम करने के लिए आप नहीं रख सकते हैं, जैसे कि खनन हुआ, खनन हुआ, ठीक ना, जहाँ पर कि इनकी जान जाने को क्या है, ज़्यादा ही खतरा है, उनसे क्या किया गया है, उनको बचाया गया है, ठीक है। तो खतरनाक और जोखिम वाले कार्य आप नहीं दे सकते, किसको, आर्टिकल 23 और 24, आर्टिकल 24 से, ठीक है। किस आयु वर्ग के बच्चे को, 6 से 14 साल तक के लिए। राइट टू शेल्टर को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया गया है? देखिए, जब भी कोई अधिकार आपको समझ में नहीं आए ना कि पता नहीं कौन सा नया अधिकार आ गया है कि नहीं है, क्योंकि सारे अधिकार याद रहते नहीं है, ठीक ना। तो जब भी आपको कुछ एक अटपटा सा अधिकार दिख जाए तो आप सीधे उसका आंसर क्या कर देना, आर्टिकल 21, ठीक है ना। तो आर्टिकल 21 इतना बड़ा आर्टिकल है और आज तक कंटिन्यू बढ़ ही रहा है, ठीक ना। तो कई सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं और अभी तक कंटिन्यू उसमें क्या कर रहा है, एड ही होते जा रहे हैं, ठीक है। अनुच्छेद 22 के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन के मामले में वकील की सहायता का अधिकार क्या है आपके पास, आंशिक रूप से उपलब्ध है, ठीक है। कोई दिक्कत? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट्स जारी करने का अधिकार मूल रूप से किस देश की न्याय प्रणाली से लिया गया? रिट किस देश से हम लोग लिए हैं बाबू? तो वो हम लोग लिए हैं यूके से। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी करने का अधिकार मूल रूप से कहाँ लिया गया है आपका, किससे? तो कहाँ से लिया गया है हमारे पास, यूके से, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट को फंडामेंटल राइट के संरक्षण हेतु रिट जारी करने का अधिकार है? वो किस आर्टिकल के तहत है बाबू? आर्टिकल 226, प्रतिष्ठा का अधिकार। मैंने कहा ना, जब भी कोई ऐसा अधिकार जो आपको दिखे नहीं, समझ में नहीं आए, तो सीधे आर्टिकल कहाँ पहुंच जाना है, आर्टिकल 21 में, ठीक। राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 21। आर्टिकल 25 से 28 किस मौलिक अधिकार से संबंधित है, ठीक ना। तो 25 से क्या है आपका,
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है आपके पास? ठीक, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फंडामेंटल राइट को गोल्डन ट्रायंगल के रूप में समझना चाहिए? आर्टिकल 24, 19 और 21। तो किस केस में आया था बाबू? मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए बहुत ही फेमस केस था 1980 में, ठीक ना। और अगर आप 70 से 80 का अगर आप दशक देखेंगे तो क्या था, उसमें सुप्रीम कोर्ट और जो प्रधानमंत्री यानी कार्यपालिका में, दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई थी। लड़ाई किस कारण से था कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में, नीति निर्देशक तत्व में इम्पोर्टेंट क्या है? तो इम्पोर्टेंट क्या था? क्योंकि फंडामेंटल राइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन सरकार का मानना था नहीं, डीपीएसपी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के सामने अगर कोई भी मामला अगर आ जाएगा तो डीपीएसपी सबसे ऊपर होगा, ठीक है ना। और इसको लेकर के उन्होंने क्या किया, 42वां संविधान संशोधन किया और उसके अंदर एक आर्टिकल को रखा, आर्टिकल 31C, ठीक ना। तो इस बात को कहता है कि अगर डीपीएसपी के सामने कोई फंडामेंटल राइट भी अगर आ जाए तो डीपीएसपी क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रांग हो जाएगा। मिनर्वा मिल्स क्या था, बेसिकली एक कपड़ा मिल्स है, ठीक ना। इसको लेकर के केस हुआ 1980 में, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 14, 19 और 21, ठीक ना, ये तीनों क्या है, एक गोल्डन ट्रायंगल है और इस तीनों के ऊपर डीपीएसपी कभी नहीं हो सकता, 14, 19 और 21, ठीक ना। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 31C के कुछ पार्ट को क्या कर दिया, अमान्य घोषित कर दिया और 14, 19 और 21 को क्या कहा, ये क्या है, एक गोल्डन ट्रायंगल्स है। ठीक, आ गया अच्छे से समझ में? तो ये वाला केस कौन सा था, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और इसी चीज़ को आप समझिएगा, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ही जो 1973 में जो केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का जो मामला था, उसको और मजबूती मिली और बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया था, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स को लागू कराने के लिए रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को किस पार्ट में दिया गया है? तो पार्ट कौन सा है बच्चा, पार्ट 3। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत राइट टू डाई विथ डिग्निटी किस निर्णय में दिया गया है? ठीक ना। देखिए भारत के संविधान में कहीं इसकी चर्चा नहीं है, ठीक। लेकिन एक ऐसा केस आया, केस क्या था, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये आया था 2018। ये केस है क्या? इस केस को समझने से पहले आप एक चीज समझिए, धारा 377, ठीक ना। तो धारा 377 क्या है? तो धारा 377 ब्रिटिश काल का एक कानून है जो प्रकृति के खिलाफ बनाए गए यौन संबंधों को अपराध मानता था, ठीक ना। और इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से किन पे किया गया, समलैंगिक LGBTQ समुदाय को प्रताड़ित करने के लिए किया गया, ठीक ना। प्रभाव क्या पड़ा, यह एक काला कानून जो LGBTQ समुदाय के लोग थे उनको क्या पुलिस के द्वारा अत्याचार, ब्लैकमेलिंग, समाज के द्वारा बहिष्कृत कर दिया गया। तो एक नाज फाउंडेशन जो एक NGO है, उन्होंने क्या किया, इस वाले मुद्दे को 2001 से उठाना शुरू किया। नाज फाउंडेशन का मुख्य कार्य क्या था, HIV एड्स के लोगों को जागृत करना, ठीक ना। और ये मामला 377 का मामला दिल्ली हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट के 2 जज से होते हुए कहाँ तक पहुँचा, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों तक, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तक, ठीक ना। और जहाँ उन्होंने इस बात को साबित किया कि 14, 15, 19 और 21 जिसको लेकर के बार बार ये मामला उठ रहा था कि समलैंगिक व्यक्ति 14, 15, 19 और 21 का वायलेशन करते हैं। जस्टिस दीपक मिश्रा जिनकी बेंच में ये सुनवाई चल रही थी, उन्होंने क्या, एक फ्रांस के एक फेमस फिलोसफर थे डेकार्ट, उनकी जब वो जजमेंट लिख रहे थे तो उसमें उन्होंने एक बात को लिखा, क्या, जो डेकार्ट ने कहा था, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। और ये वाली लाइनें जब दीपक मिश्रा ने जो अपने जजमेंट में लिखा, मैं हूँ इसलिए मैं सोचता हूँ, ये LGBT समुदाय के लिए क्या था, एक प्रमुख मुख्य रूप से उनके लिए क्या था, एक सपोर्टिंग मैसेज था।
और उन्होंने क्या किया, जस्टिस दीपक मिश्रा 377 को क्या किया, जो धारा जो अब तक क्या था इनके लिए ब्लैकमेलिंग काम करती थी, उसको क्या किया, अमान्य घोषित कर दिया एक ही झटके में। ठीक है। और उन्होंने कहा कि कोई दो व्यक्ति जो भले ही सेम सेक्स के हैं, अपने निजी जिंदगी में क्या उनको टेस्ट है क्या नहीं है, इस पर हम लोग इंटरफेयर कोर्ट मतलब इस पर किसी भी तरीके का कोई आदेश जारी नहीं कर सकती। ठीक है। तो अभी भले 377 वाले को ये बहुत कुछ हद तक तो राहत है LGBTQ को, लेकिन अभी तक भारत में शादी की मान्यता इनको अभी तक नहीं मिली है, जिनको इनकी लड़ाई जारी है। क्योंकि जब ये शादी का मामला आएगा तो ये पहले पूछा जाएगा कौन मेल है कौन फीमेल है। ठीक है ना। तो ये सारे कुछ चीज़ें हैं, गोद कैसे लिया जाएगा, किस प्रोसीजर से लिया जाएगा, कौन पालेगा। तो चूँकि भारत में कई चीज़ें जो हैं दिक्कत है, इस सब चीज़ों को लेकर समाज अभी तक इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अभी तक ये माना जाता है कि ये लोग मानसिक विकृति के शिकार हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनको जहाँ इच्छा जैसी इच्छा। ठीक है। तो ये बहुत अच्छा था कॉमन कॉज मामला, जहाँ पे क्या एक आया डिसीजंस, क्या राइट टू डाई विद डिग्निटी। ठीक है ना। और LGBT कम्युनिटी को एक बड़ी जीत हासिल हुई। सुप्रीम कोर्ट के किस निर्णय में कहा गया कि प्रोसीजर स्टेबल बाय लॉ पर्याप्त नहीं बल्कि वह न्याय संगत, उचित और निष्पक्ष भी होना चाहिए। ये केस था मेनका गांधी केस। ठीक ना। जहां पे उन्होंने कहा था कि सिर्फ प्रोसीजर स्टेबल बाय लॉ नहीं बल्कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी चेक करेंगे। कि क्या उचित है क्या अनुचित है, इसको हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है। डबल जियोपार्डी और सेल्फ इंक्रीमेशन किस अनुच्छेद में? डबल जियोपार्डी का मतलब होता है किसी व्यक्ति को एक ही गुनाह के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगा। और सेल्फ इंक्रीमेशन का क्या मतलब होता है कि एक किसी व्यक्ति को अपने ही गुनाह के लिए क्या क्या प्रताड़ित नहीं किया जाएगा या उनकी ही गवाही को मान्यता नहीं मिलेगी। क्योंकि पुलिस जब पकड़ती है तो मारपीट के ठीक ठाक बुलवा देती है कि चलो जी मैं ही हूँ, लेकिन कोर्ट के सामने अगर वो व्यक्ति मुकर जाता है तो पुलिस के सामने दी गई गवाही क्या है वो शून्य घोषित हो जाती है। ठीक है। लेकिन जैसे कुछ एविडेंसेस, जैसे आपने ड्रिंक किया है तो वो एविडेंसेस आपके खिलाफ जा सकते हैं। ठीक है ना। तो ये है आर्टिकल 20 के तहत। ठीक। तो 20 में 3 है, 20(1), 20(2) और 20(3). 20(1) में कहा गया है कि मतलब भूतकाल में जाकर के कोई भी क्रिमिनल लॉ नहीं बनाया जा सकता, मतलब क्रिमिनल लॉ नहीं बन सकता, सिविल लॉ बन सकता है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है ना। अनुच्छेद 23 और 24 किस प्रकार का राइट है बाबू? तो अभी थोड़ा देर पहले ही बताया था, शोषण के विरुद्ध अधिकार। किस अनुच्छेद के तहत फंडामेंटल राइट केवल भारतीय नागरिकों को नहीं बल्कि विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है? ठीक ना। तो आपको मैंने कहा था 4 ऐसे आर्टिकल हैं जो विदेशियों को नहीं प्राप्त है, 15, 16, 19 और 29। उसके बाद वो सारे अधिकार जो भारतीयों को भी और विदेशियों को भी है। ठीक ना। तो वो अधिकार कौन सा है बाबू? 15, 16, 29 तीनों है। तो आर्टिकल 21 ऐसा अधिकार है जो भारतीयों को भी है और किसको है? विदेशियों को भी प्राप्त है। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, आर्टिकल 19A। बोलने का अधिकार। ठीक ना। उसी में क्या छिपा हुआ है? जानने का अधिकार। वो कौन सा है? 19(1)(a। अनुच्छेद 22 के तहत किस अवधि तक व्यक्ति को बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए हिरासत में नहीं रखा जा सकता? तो वो क्या है आपका? 24 साल, सॉरी 24 घंटे। ठीक ना। 24 घंटे तक के अंदर आपको कहाँ प्रस्तुत किया जाता है किसी व्यक्ति को? मजिस्ट्रेट के सामने। कौन सा भाग अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकारी की घोषणा करता है? वो कौन सा है? अनुच्छेद 32। हथकड़ी न लगाने का अधिकार। ठीक ना। जब भी आपको कुछ भी ज्यादा समझ में नहीं आए, कहाँ पहुंच जाना? आर्टिकल 21। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? बस ये हमने क्या कहा? 15, 16, 19, 29 याद रखिए। ये विदेशियों को नहीं प्राप्त है, बाकी सबको प्राप्त है। ठीक है।
तो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 22 है, ठीक ना। आर्टिकल ये विदेशियों को नहीं है, ये सॉरी ये भी विदेशियों को हो, ये भी विदेशियों को हो, ये विदेशियों को नहीं मिला हुआ है, ठीक ना। ठीक, तो अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार किससे संबंधित हैं? तो भाई ये शिक्षा का अधिकार है। बेगारी, मतलब बेगारी का मतलब क्या होता है? काम करवा के पैसा नहीं देना। तो कौन सा आर्टिकल है बाबू? 23। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता? एक अनुच्छेद 20, एक अनुच्छेद 21। तो इसमें चूंकि ऑप्शन कौन सा है आपका? अनुच्छेद 21, ये कभी भी निलंबित नहीं हो सकता। और कौन से अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय में भी मौलिक अधिकार की रक्षा रिट जारी कर सकता है? वो कौन सा आर्टिकल है? 226। तो ये क्वेश्चंस हैं आपके पास, और आज हमने 3 केस का भी डिस्कशन किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इससे और आगे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।